दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके फिर हाजिर हूँ। आज 29 तारीख है, 29। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अभी तक कोसों दूर हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। अभी तक शार्प शूटर पकड़े नहीं गए, अभी तक वो हथियार नहीं पकड़े गए जिन हथियारों से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया। अभी तक उस कारण का पता नहीं है, मोटिव नहीं क्लियर हुआ है कि मूसेवाले की मौत क्यों हुई, क्यों मारा गया मूसेवाले को। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, इस मर्डर के पीछे की साजिश की गुत्थी और उलझती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ हिंट मिले बड़े सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर से और कुछ बड़े जो कारोबारी लोग हैं जिनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड से वास्ता रहता है। कहीं ना कहीं एक नई बात उभर के आ रही है कि मूसेवाले के मर्डर के पीछे एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट साजिश थी। अब कैसे हो सकती है? आपको हैरानी होगी ये बात सुन के। आप अगर मूसेवाला का ग्राफ देखें और उसके पहले जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग जो पंजाब में छाए हुए थे उनके साथ उसका कंपैरिजन करें तो आपको ये तस्वीर थोड़ी साफ होती नजर आएगी। मूसेवाला के पहले पंजाबी सिंगर्स ने बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, जिसमें बड़े बड़े नाम जो हमारे ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं पुराने ज़माने के जो लाइव शोज करते थे, रोज़ जाके स्टेजेस पे, शादी में, बड़े बड़े फंक्शंस में। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सेलिब्रिटी सिंगर भी आए जिनकी फीस बहुत हुआ करती थी शो की, लेकिन इतने बड़े शो को कम मिलते थे। जैसे जैसे मंदी का दौर आया, पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी और उसके बाद जो फाइनेंशियल क्रंच आया, बहुत से बड़े सिंगर्स के बड़े प्रोग्राम बंद हो गए। उनकी जो फीस थी एक एक शो की, कुछ लोग तो 2-2 करोड़ भी लेते थे, कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 25 लाख, उसके कम कोई अच्छे सिंगर का रेट नहीं था एक शो का। तो करोड़ों में पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। उसमें देखिए सब सिंगर्स को किसी ना किसी बड़े कॉर्पोरेट म्यूजिक कंपनी का साथ था। बड़ी कंपनीज हैं, नाम आपको सबको मालूम है, टी सीरीज, सुपर कैसेट और उसके बाद पीटीसी और बहुत सारी शमारू मारू कितनी कंपनीज आई जो डिफरेंट सिंगर्स को प्रमोट करती थी। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन कंपनीज के पास जाता था। उसके साथ साथ पहले एचएम हुआ करती थी, पर दूसरी कंपनी टेक ओवर हुई जो सिंगर्स को लमसम पैसा देते थे, उनकी कैसेट्स या उनके रिकॉर्ड्स निकालते थे। उसके बाद उनको टीवी राइट्स, उनके रेडियो राइट्स, उनके दूसरे परफॉर्मेंस राइट्स वगैरह के खर्चा सब जो है वो कंपनीज उठाती थी और एक फिक्स अमाउंट के साथ एक रॉयल्टी, एक कमाई का परसेंटेज सिंगर्स को दिया जाता था। अब देखिए इतने बड़े बड़े सिंगर हुए, गजल सिंगर भी हुए, जगजीत सिंह, गुरदास मान, बिंद्रखिया, हंसराज हंस, कितने ऐसे लोग हैं। उसके बाद एक नई पीढ़ी आती है जिनमें हनी सिंह, मीका और बब्बू मान, इस किस्म के ये अपना गरेवाल, इस किस्म के और सारे बहुत सारे सिंगर, सरताज, कितने नाम आप ले सकते हो। इनमें से काफ़ी सिंगर नेशनली इंटरनेशनली मकबूल हुए, लेकिन ज़्यादातर सिंगर के पीछे कोई ना कोई इंडस्ट्री एंटिटी होती थी जो उनके पूरे अफेयर्स को मैनेज करती थी। करोड़ों, लाखों, सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपया म्यूजिक इंडस्ट्री एक साल में पंजाबी सिंगर्स के थ्रू कमाती थी। लेकिन आज
पिछले 3-4 साल से, जब से इकोनॉमिक माहौल जो है वो खराब हुआ है, उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी घाटे में जा रही थी। इतने पैसे सिंगर्स को नहीं मिल रहे थे जितनी उनका अपना रेट था। कई सिंगर तो बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, घर पे बैठे रहे, उनकी एक्टिंग चलती रही, जब कुछ और बिजनेस, किसी का पोल्ट्री फार्म, किसी का सुअरों का फार्म, किसी का बफेलो फार्म, कुछ वो उनके चलते रहे, लेकिन म्यूजिक की कमाई पहले से 25-30% भी नहीं रही। तो कहीं ना कहीं एक निराशा का माहौल था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सदमे का दौर था। लेकिन उसी समय एक सिंगर निकल के आता है मंदी के दौर में से, जब लोगों के पास जेब में पैसा नहीं था। वो सिंगर था मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला। उस आदमी ने म्यूजिक कंपनी से किनारा कर लिया कि मुझे आप नहीं चाहिए। वो आदमी डायरेक्ट अपना गाना यूट्यूब पे लोड करता था, अपलोड करता था, और यूट्यूब पे उस आदमी ने करोड़ों रुपये कमाए। आज से 2 साल पहले जो ईडी ने उसकी प्रॉपर्टी की जांच की थी, उसमें कोई 50 करोड़ का सबूत ईडी के पास आ गए थे कि सिद्धू मूसेवाले की कम से कम इतनी जायदाद प्रॉपर्टी तो है, और भी होगी, उनका ये मानना था। लेकिन वो प्रोब रुक गया। मैं ये फिगर इसलिए बता रहा हूं कि एक नया लड़का जो 4 साल में, तो अभी जब ईडी की इंक्वायरी हुई तो तभी 2-1 साल ही हुए थे इसको सिंगर बने हुए, और उसके बाद इतना नाम कमाना, करोड़ों में उसकी फैन थे, उसकी मेल इतनी, उसके फॉलोअर्स दुनिया भर में, बड़े सिंगर, इंटरनेशनली रिप्यूटेड सिंगर उसको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगे। एक बहुत बड़ी आर्मी फैंस की उसके पास बढ़ गई, और सबको ऐसे लगा था कि अगर ये फिनोमिना चलता रहा, आने वाले, आप देखिए, अगर सिद्धू और 4 साल इसी तरह इंडस्ट्री में रह जाता तो मुझे नहीं लगता किसी और सिंगर को आने वाले 4-5 साल में तो गाना गाने का मौका मिलता। गाते भी तो चलता नहीं। ये एक बहुत बड़ा सदमा था इंडस्ट्री के लिए, एक बहुत अजीब किस्म की हालत थी जिससे पहले कभी म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं निकली थी। और इसके पहले भी हमने देखा है, म्यूजिक इंडस्ट्री को लाइटली मत लीजिए। इसके पहले बहुत मर्डर हो चुके हैं बड़े लेवल के म्यूजिक रंजश के लिए। सबसे बड़ी एग्जाम्पल गुलशन कुमार मर्डर केस, वो भी छोटा आदमी तो नहीं था, लाखों करोड़ों रुपये एक दिन की कमाई करता था, इतनी बड़ी उसने सल्तनत बना के रखी थी। उसके आने से उसके जो प्रतिद्वंदी थे सुपर कैसेट वाले, उनका बिस्तरा गोल हो रहा था, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये रंजिशें जो हैं ये जान की दुश्मन बन जाती हैं, और वो म्यूजिक कंपनी जो 5-6 दहाकों से, 50-60 साल से सिंगर्स को लूट लूट के, एक्सप्लॉइट कर करके खा रही थी, उनकी दुकान बंद होती नजर आ रही थी। अब देखिए, इतना बड़ा नुकसान को रोकने के लिए ये लोग क्या नहीं कर सकते। ये कोई नई बात नहीं है, मैंने गुलशन कुमार की एग्जाम्पल दी। इसी तरह जब रिलायंस इंडस्ट्री नई आई थी हिंदुस्तान में, धीरू भाई अंबानी के टाइम पे, जब कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, एक कपड़े की फैक्ट्री लगाई थी विमल, जिसका ब्रांड नेम था इनका। उसके पहले हिंदुस्तान में सबसे फेमस कंपनी उसी किस्म का कपड़ा बनाने की थी, और के मिल्स, जिसके मालिक थे वो कपिल मेहरा, वो पंजाबी थे। एक एक करके उस खानदान का सारा बिजनेस किसी ना किसी तरीके से खत्म हो गया। बैंकों के केस हुए, कंपनियों के दिवाले निकल गए, एक आध आदमी की मौत भी हो गई। अंत में और के का ब्रांड नेम खत्म हो गया, वो पूरा परिवार रोड पे आ गया। ये कॉर्पोरेट लड़ाई इस तरीके की होती है। उसी तरह गुजरात में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक ज़माने में हिंदुस्तान की टॉप की कंपनीज में गिनी जाती, लेकिन आज कहाँ गई किसी को पता नहीं।
किसने टेक ओवर की वो सबको पता है। इसी तरह रिलायंस ग्रुप में भी ऐसा हुआ, एक भाई का पूरा बिजनेस चौपट हो गया, दूसरा भाई देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये कॉर्पोरेट लड़ाई है। इसी तरह एसआर ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप था हिंदुस्तान का, आज कहीं नाम नहीं, उनकी कंपनियां बिक गई, उनके बिजनेस बिक गए। इसी तरह बहुत से एक दो दिन पहले मैंने आपको एक कॉर्पोरेट के साथ सुनाया था, आपको शायद अच्छा नहीं लगा, जिसमें बॉम्बे डाइन सबसे बड़ी एक जमाने का ब्रांड नेम था शूटिंग में, शर्टिंग में, उसके मालिक के बच्चों को किडनैप करने की साजिश बनाई जाती है, जिसमें कीर्ति अंबानी नाम का आदमी शामिल होता है। तो ये कॉर्पोरेट्स की लड़ाइयाँ बहुत तरीके से, सलीके से लड़ी जाती हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। क्या मूसेवाला इस किस्म की लड़ाई से बचा होगा? मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी पंजाब पुलिस या दिल्ली पुलिस या जो भी एजेंसी इसकी पड़ताल कर रही है, उसको जो ये आम जो मर्डर की तरह ट्रीट किया जा रहा है वो नहीं है। मैं अभी भी इस मान को मानने को तैयार नहीं हूँ, उल्टी बराड़ की इस बात को, कि हमारी आपसी रंजिश थी। आपसी रंजिश में इतने बड़े काम नहीं होते हैं, चार दोस्त साथ में बैठ के फैसला भी करवा देते हैं। गुस्सा गिला होता है, दोस्तों में बैठ के निपट जाता है। उसके लिए एक एक साल तैयारी नहीं की जाती, 40-50 लोगों को पीछे नहीं लगाया जाता, एक एक साल उनका खर्चा नहीं उठाया जाता, इतने बड़े लेवल पे हथियार नहीं खरीदे जाते, इतने बड़े लेवल पे उसका पीछा नहीं किया जाता। ये कहानी इतनी आसान नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है। और पुलिस का वही तरीका दकियानूसी कि इसका उसके साथ दुश्मनी थी, उसने ये प्लानिंग की, उसने मार दिया, ये गैंगवार में मारा गया। ये भाई गैंगवार में भी बहुत बड़ी साजिशें होती हैं। मैं आपको 50 ऐसी एग्जाम्पल मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दे सकता हूँ, जहाँ पे जब छोटा राजन ने मुंबई ब्लास्ट के अक्यूज को मारना शुरू किया, ये कह के कि मैं देशभक्त डॉन हूँ, उसमें एक आदमी जो था उसको मारने के लिए जब छोटा राजन ने अपने आदमी भेजे, जिनमें से एक जो यूसुफ बचकाना भी था, अब उनके सामने वो उनका टारगेट आ गया। उस जमाने में पेजर पे उन्होंने छोटा राजन को मैसेज किया कि बंदा हमारे सामने खड़ा है, तो करते इसका काम तमाम। तो छोटा राजन ने बोला नहीं, इसको अभी छोड़ दो, उसके साथ बड़वाली हो गई है। इसका मतलब पहले उन लोगों से पैसे मांगे गए थे, जिसने नहीं दिए उसको मार दिया, जिसने दे दिया उसको छोड़ दिया। ये हमारे देशभक्त लॉन्च का काम है। दिखाने के लिए उन लोगों को मार रहे थे जिनका मुंबई के ब्लास्ट में को हाथ था, लेकिन अंदर खाते पैसों की कमाई हो रही थी। ये बात यूसुफ बचकाना ने मुझे ऑन रिकॉर्ड कही, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उसकी। तो इस किस्म के बहुत सारे किस्से कार्ड होते हैं। एक ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के मालिक को मारा गया। क्यों मारा गया? इसलिए नहीं कि वो केरला का मुसलमान था, इसलिए मारा गया कि उसकी एयरलाइन आने से बाकी एयरलाइंस का नुकसान हो रहा था। प्राइवेट एयरलाइन जो चल रही थी, एयर इंडिया को कोई खतरा नहीं था, इंडियन एयरलाइंस को कोई खतरा नहीं था, लेकिन बाकी जो एयरलाइन चल रही थी उनका काम चौपट हो रहा था ईस्ट वेस्ट के आने से। इसलिए उन कॉर्पोरेट्स ने छोटा राजन को पैसे दिए और वो वाहिद तकीउद्दीन का मर्डर करवाया, जो ईस्ट वेस्ट एयरलाइन का मालिक था। सो इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मर्डर तो रोज होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी का मर्डर भी हो जाता है, कई बार रिलीजियस सेंटीमेंट्स में आके भी मर्डर हो जाते हैं, लेकिन वो एक बहुत गहरी छाप छोड़ के जाते हैं, जिनको भूलना और जिनको दरकिरार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये मर्डर किया है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो बिना किसी बाहरी मदद के इतना बड़ा कांड कर सकते। गोल्डी बराड़ का ये कहना कि हमारे तो एक फ़ोन पे 50 लाख आ जाते हैं, तो क्या पुलिस को पता नहीं है कौन से लोग 50 लाख इनको देते हैं?
कौन लोग इनको रंगदारी देते हैं? बहुत से लोगों की कंप्लेंट आई होगी, पुलिस उनको ज़ाहिर क्यों नहीं करती? तो इस तरीके से आप एक आदमी को हीरो बना रहे हो इसकी बातें करके कि गोल्डी बराड़ बहुत बड़ा डॉन बन गया है। दूसरा जो एक थेरी पुलिस और कुछ टीवी चैनल्स ये बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के हाथ से उसका गैंग निकल गया, उसके गैंगस्टर अपने बलबूते पे काम करने लगे हैं। भाई ऐसे नहीं होता है, सब दिखावा है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। आपने आज तक कभी दाऊद इब्राहिम का नाम सुना किसी केस में कि उसने किसी से पैसा मांगा और प्रॉपर्टी मांगी हो? लेकिन सबसे मजबूत गैंग उसका रहा 20 साल मुंबई में। वो एक काम करने का तरीका होता है हर गैंगस्टर का। अब बिश्नोई के पास एक बहुत बड़ी एलिबाई है, एक बहाना है कि मैं तो जेल में बैठा हूँ 8 साल से, मेरा बाहर की दुनिया से कोई टच नहीं है, मेरे गैंगस्टर ने क्या किया मुझे मालूम नहीं, ये मेरी आंखों के पीछे सब हो रहा है। क्या आप ये बात मान सकते हो? अगर उसकी बात आप मानते हो फिर उसको मास्टरमाइंड कैसे बनाया आपने? दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि मूसेवाला कत्ल केस में मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। पंजाब के डीजीपी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडिशनल डीजी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है। अगर उसका गैंग उसके हाथ से निकल गया, उसको कोई पूछता नहीं है, कोई बताता नहीं है, तो लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड कैसे हो गया? ये बड़ी अजीब बात है। इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को उलझाने के लिए दूसरे दिन बयान आ जाता है दिल्ली पुलिस का और पंजाब पुलिस का कि इसमें मुंबई का अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है। उसमें संतोष यादव नाम का शार्प शूटर मुंबई से आया था, उसके साथ एक महाकाल था। ये 31 तारीख को पुलिस ने बता दिया। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई जाती है, ऊना, पंजाब पुलिस की टीम ऊना जाती है। महाकाल से और संतोष यादव से इंटरोगेशन होती है, इनको कुछ हाथ में नहीं मिलता। फिर बहाना लगाते हैं कि जब उसका महाराष्ट्र पुलिस का रिमांड खत्म होगा तो हम उसको लेके आएंगे। उसका पहला रिमांड भी खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो गया, अब तीसरा रिमांड परसों के दिन मंडे सोमवार को उसको जेल कस्टडी हो गई तीनों को। एक तीसरा आदमी भी सूर्यवंशी उनके साथ पकड़ा हुआ है जो गुजरात से पकड़ के लाए। वो तीनों आदमी पुणे की एक जेल में जुडिशियल कस्टडी में है। और सोमवार को जब हियरिंग हुई थी, ना तो वहाँ पंजाब का को ऑफिसर गया, ना दिल्ली पुलिस का गया। अब भूल गए कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व था। तो मुझे समझ नहीं आता कि इन्वेस्टिगेशन किस लाइन पे चल रही है। जिन कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ना है, इसके पर्दे के पीछे कौन लोग थे जो कठपुतलियों को नचा रहे थे, जिनके हाथ में इन सब लोगों की डोर थी, रस्सी थी, धागा था, वो लोग कौन हैं? और जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, सिद्धू मूसेवाले को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि एक प्रेशर बनाए रखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे और इंतज़ार कीजिए एक दिन सच अगर पुलिस नहीं निकालेगी तो कहीं और से निकल के सामने आ जाएगा। सच बहुत देर, सच्चाई बहुत देर ज़्यादा छुपी नहीं रहती। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।